मेरी शादी को कुछ ही दिन गुजरा था। मेरे पति डॉक्टर थे। उनकी नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरे पति और एक कम उम्र का देवर और एक ननद रहते थे। मेरा देवर हर रोज़ एक नई फिल्म लेकर आता था जिसे मेरी ननद और वो अकेले बैठकर देखते। एक दिन मैंने देखने की जिद की तो देवर ने कहा, ये तुम्हारे देखने वाला फिल्म नहीं है। मैं हैरान थी क्योंकि वो दरवाजे को कुंडी लगाकर देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी क्योंकि मेरे पति सुबह आते थे और तब तक मैं कमरे में अकेली होती थी। मेरे देवर और ननद दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते थे। देवर जब भी रात को घर आता कोई न कोई फिल्म की सीडी जरूर लाता था और फिर मेरी ननद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था जो मेरे देवर के कमरे में ही होता था। मुझे उनकी ये हरकत बहुत अजीब लगती थी। भला ऐसी कौन सी फिल्म थी जो बंद कमरे में सबसे छुप के देखी जाती थी? मैं सोच कर रह जाती थी। मैं कभी कभी सोचती कि इसके बारे में अपने पति से बात करूं, फिर ये सोचकर खामोश हो जाती थी कि कहीं मेरे पति ये न समझे कि उनके भाई बहन से जलन कर रही हूं। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिना वजह बदनाम हो जाती हैं। एक दिन में मेरी सुबह आँख खुली तो मेरे पति हॉस्पिटल से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी ही अपने लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रख के अपने कमरे में ही ले आई। तब तक मेरे पति भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और बिस्तर पर बैठ गए थे। मैंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, आ जाइए, नाश्ता कर ले। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए धन्यवाद कहा तो मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ हाथ पर, कैसा चोट है? मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया और मैं बताना भूल गई। फिर रात खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से छाला बन गया। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैंने मुस्कुराते हुए ड्रामा ही अंदाज में कहा, जैसी आपकी आज्ञा। मेरे पति ने कहा, छुटकी को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में मदद किया करे। मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ? मैं बोली, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है, फिर तो दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वो मुझसे बात तक नहीं करती तो मैं काम का कैसे कहूँ? मेरे दिल में आई बात फौरन अपने पति को बता दी। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूँगा। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा अभी आप नाश्ता करके आराम कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती थी वो थके हुए आए होंगे। मेरे पति ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैं कमरे की लाइट बंद की और बर्तन समेटे किचन में आ गई। मैं अपने कामों में लग गई। मैं अभी हाल का झाड़ू पोछा करके थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पर ही बैठी थी कि मेरी ननद आ गई। भाभी, नाश्ता बना दो, उसने तेज अंदाज से कहा। मेरी ननद के बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वो मालकिन हो। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं घर का माहौल ख़राब ना हो इसलिए खामोशी रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपने ननद के सामने रख दिया जब तक मेरा देवर भी उड़ गया था। फिर मैंने दोनों को नाश्ता बनाकर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम जाया करती थी क्योंकि मुझे उसकी नज़रें बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ में बहुत दर्द उठ रही थी। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई। मेरे पति ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया। वो किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने कहा, अरे तुम रहने देती, छुटकी कर देती, लाओ अपना हाथ दिखाओ। मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर जिद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांध दी थी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दी थी।
हॉस्पिटल से मैं घर आई तो घर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपनी ननंद और देवर को दिए थे वैसे ही हॉल में रखे टेबल पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, ये बर्तन अब तक यहीं रखे हुए हैं? मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था तो वो बर्तन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं अभी उठा देती हूँ। और बर्तन समेटकर ट्रे में रखने लगी। तुम रहने दो, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है, वरना चोट नहीं भरेगा। और मुझे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज़ दी। मेरे पति अपनी बहन को छुटकी कहकर पुकारते थे। उनकी शायद शुरू से ही आदत थी, वरना उनकी बहन कहीं से भी छोटी नहीं लगती थी। वक्त पर शादी हो जाती तो अब तक छोटे छोटे बच्चों की माँ होती। जी भाई, मेरी ननद मोबाइल चलाती हुई गुस्से के अंदाज में पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी ननद से कहा, ये बर्तन समेटकर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर भी रख देना। वो गुस्से से अपने भाई की तरफ देखी। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाया है ना, तो उठाकर रख दोगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब घर में सब लोग रहते हैं तो काम सिर्फ एक क्यों करे? और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हारी भाभी को पानी में हाथ डालने से मना किया है। मेरी ननद पैर पटकती बर्तन उठाकर किचन में चली गई। मैंने अपने पति को देखा। मेरे पति बहुत अच्छे थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी। बस मुझे मेरी ननद और मेरा देवर का व्यवहार बहुत अजीब सा लगता था। वो दोनों अपने ही दुनिया में मग्न रहते थे, ना ही बात करने की उन्हें तमीज़ था, जबकि मेरी ननद और मेरे देवर के बराबरी में मेरे पति बहुत ही अच्छे से बात करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे पति की मम्मी ने उन्हें ज़रूर कहीं से गोद लिया होगा, या फिर मेरे देवर और ननद को। खुद ही सोचकर अपने ही सोच पर हंस देती थी। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हॉल में आकर बैठ गई थी। मेरी ननद किचन में थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे ननद को सख्ती से मना किया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना। अपने भाई की बात मानते हुए आज वो किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। भाभी, मैं, मेरे देवर ने कहा। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरी ननद के कमरे में चला गया। लेकिन जब मेरे ननद को कमरे में ना पाया तो आवाज़ें देने लगा। फिर मेरी ननद ने किचन से आवाज़ लगाई, वो किचन में चला गया। दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं हॉल में रखी सोफे पर बैठी हुई थी। मुझे उनकी आवाज़ें सही से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक मेरे देवर का फ़ोन बजने लगा तो वो कोई सीडी मेरे ननद को दिया और फ़ोन कान से लगाए घर से बाहर निकल गया। मेरी ननद ने खाना पकाते हुए सीडी वहीं किचन में रख दी। मैं किचन के बाहर रखी टंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नज़र इन दोनों पर थी। मैं किचन में आ गई। मेरी ननद सब्जियां काट रही थी। मैं उससे बातें करने लगी। वो मुंह बनाए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैंने उसकी नज़रों से बचकर वह सीडी अपने पल्लू में छुपा ली। मैं किचन खाने से बाहर निकलने लगी थी कि वो सीडी मेरे पल्लू से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी ननद ने फ़ौरन मुझे देखा। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, ये सीडी कहाँ से आई है? और वो सीडी उठाई ताकि मेरी ननद को मुझ पर शक न हो कि मैं इस पर और अपने देवर पर नज़र रखी हुई हूँ। ये मेरी है, मुझे दे दीजिए। मेरी ननद झट से मेरे हाथ से वो सीडी छीन ली और जल्दी से वो सीडी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सब कोई खाना खा लिए तो मेरे ननद और मेरे देवर ने हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे पर कुंडी लगा ली। मैं बोर होते हुए अपने कमरे के चक्कर काट रही थी। फिर अपने घर पर फ़ोन मिलाकर बातें करने लगी। फिर पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में मसरूफ़ हो गई।
फिर मेरा काम पूरा करके कमरे में आई तो मेरे पति ने कहा कि जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं अपने मायके चले जाऊं ताकि मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख ली। अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे पति की कॉल आ गई। थोड़ी देर उनसे बात की। वो थके हुए थे, सो गए। मम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए बुला लिया। मैं नाश्ते के लिए हॉल में आ गई। मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। फिर हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। मैं धीरे धीरे से बर्तन समेटने लगी। मम्मी ने मुझसे कहा, अरे बेटा बैठे रहो, ये काम तो मैं कर लूँगी। मैंने कहा, वहाँ भी तो करती हूँ ना, यहाँ भी कर लूँगी। मम्मी ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना दामाद जी क्या कहेंगे कि मेरी सास ने मेरी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया। मेरे हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली गई। मैं अभी वहीं ऐसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, तब मालूम हुआ कि मेरी दोस्त थी जो हमारे ही गांव में रहती है। उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी। वो मुझसे मिलने आ गई। मेरे दोस्त ने मुझसे गले मिलते हुए पूछा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैंने मुस्कराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैंने उसे हॉल में रखे सोफे पर बैठने को कहा तो वो बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ बैठी। मेरे दोस्त ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो भूल गई हो। मैंने कहा, बस यार, शादी के बाद इंसान घर के जिम्मेदारियों में बन जाता है। वो हंसते हुए बोली, दूल्हे भैया ने रुकने के लिए कैसे भेज दिया? किचन से निकलते हुए मम्मी बोली, वो तो इसका हाथ जल गया था ना, इसलिए आराम करने के लिए आई है, वरना अब भी उसे अपनी मम्मी की कहाँ याद आनी थी। मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी, अब बस करे। मम्मी ने हंसकर कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, और खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी दोस्त हम दोनों पुरानी बातों में गुल हो गई। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है एक रीना मौसी हमारे गांव में रहती थी? उन्होंने अपने पति के मरने के बाद मास्टर चाचा से शादी कर ली थी। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरी दोस्त ने बताना शुरू किया कि रीना मौसी जब मास्टर चाचा से शादी की थी तो उससे पहले मास्टर चाचा का एक बेटा था जिसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहते थे, किसी न किसी से झगड़ा हो गया है। मैंने कहा, हाँ ये सब बातें तो मुझे याद है। मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक दिन रीना मौसी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों का फ़ोटो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि रीना मौसी ने उसे देख लिया है तो वो उनसे डरने की बजाय रीना मौसी को ही धमकियां देने लगा कि उन्होंने अगर किसी को भी यह बात बताई तो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी रीना मौसी ने चाचा को बात बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वो लड़का गुस्से में घर छोड़ दिया। एक दिन रीना मौसी किसी काम से घर से बाहर गई थी। उनके पहले पति की उनकी जो बेटी थी उस लड़के ने पकड़कर उसके साथ जाति कर ली। उनकी बेटी ने उसी वक्त आत्महत्या कर ली थी और वो लड़का तभी से फरार है। बेचारी रीना मौसी बहुत रोती हैं। मैं तो ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपनी दोस्त से कहा, मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग से ये सब बातें नहीं निकल रही थी। फिर मैं अपनी दोस्त के साथ रीना मौसी के घर चली गई। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था। जवान बेटी का मौत उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। मैंने उनको कुछ दिन पहले ही देखा था। वो इस वक्त क्या से क्या हो गई थी। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन मायके रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे घर छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चले गए।
मुझे पानी की प्यास लगी तो किचन में रखे फ्रिज से पानी लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लिए अपने कमरे में आ ही रही थी कि मेरा देवर ननंद के कमरे के सामने से हुआ क्योंकि किचन और मेरे कमरे के बीच मेरी ननंद का कमरा था। मुझे कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टीवी में किसी रोती हुई लड़की की वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं गिलास उठा ही रही थी कि मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, पानी लेने आई थी, अपने कमरे में ही जा रही थी कि गिलास गिर गया। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरी ननंद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था वो मुझे देखकर घबरा गई हो। उस कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही थी। मेरी ननंद ने मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दिया। अब खड़ी क्यों है, जाए अपने कमरे में, देवर ने कहते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज है। मैं मुंह में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। बैठी ही थी कि मेरे पति की कॉल आ गई। कुछ देर उनसे बात करने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे दिमाग में अपनी दोस्त का बात घूम रहा था। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरी ननंद और देवर भी कोई गंदी फ़ोटो या वीडियो देखते हो, तभी तो मुझे नहीं आने देते हैं, वरना ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिनको सबसे छुप कर देखा जाए। लेकिन ये तो कितना बड़ा पाप है ना। क्या सच में ऐसा ही है या ये सब मेरा वहम है? लेकिन ऐसी कोई बात ना होगी। इन दोनों की आदत ही ऐसी हो सबसे अलग रहने की, तभी वो दोनों मुझसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं और इसीलिए मुझे अपने साथ फिल्म नहीं दिखाते। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सवाल बैठ गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा था। मैं नींद की दवा ले ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति नाइट ड्यूटी से आकर सो गए थे। क्लिनिक से उनके आने पर मेरी आँखें नहीं खुली थी। मैं अपने पति को चादर ओढ़ा दी और स्नान करने चली गई। नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। नाश्ता बनाया तब तक मेरे पति भी उठ गए थे। मैंने साथ ही दोनों के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखे कमरे में आ गई। मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने पूछा, कहाँ गुम हो? तो मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूं, लेकिन ये सब मेरा वहम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उन्हें उनके भाई और बहन के बारे में कितना गलत सोच रही हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूँगी। मैंने दिल में सोचा और कुछ नहीं कहा करके नाश्ता करने लगी। अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुपकर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरा देवर और ननद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाली और लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतज़ार कर ही रही थी कि क्या ये सब सच है या सिर्फ मेरा वहम है। आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाए, मैं देखकर अपने ही सोच पर शर्म से पानी पानी हो गई। वह फिल्म तो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने से मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है जिसमें एक दरवाज़ा, एक खिड़की नज़र आ रही थी। उसमें बहुत सारे बच्चे थे, जिन सब की उम्र 5-6 साल से 16 साल तक की थी। उनमें लड़के लड़कियां दोनों थे और वो एक कमरे में पड़े हुए थे। उन्हें देखने से मालूम हो रहा था कि जैसे उन्हें बहुत दिन से पकड़कर यहाँ रखा हुआ हो। उनमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि उसकी माँ बीमार है और वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आवाज़ मैं पहचान गई थी। जिस दिन मैंने कमरे के बाहर से आवाज़ सुनी थी तो इसी लड़की की थी। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई थी।
मेरा देवर और मेरी ननद इतने घटिया थे, वो इतना गिरा हुआ काम करते थे, लोगों के बच्चे पकड़कर कैद करते थे। मेरी ननद के पास किसी का फ़ोन आया, वो उससे बातें करने लगी, शायद बच्चों को दूसरे जगह भेजने वाले थे। मेरे देवर ने कहा कि कल सारे बच्चे को दुबई में सप्लाई कर देगा ताकि दूसरे बच्चे को रखने की जगह बने। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए थे। मैं बिना आवाज़ किए कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। वो सब देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या नहीं। मुझे उन सब बच्चों को बचाना था। मैं सारी रात अपने कमरे में टहलकर जागती रही। जब सुबह हुआ, कुछ देर बाद ही मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? फिर मैंने डरते डरते सारी बातें उन्हें बता दी। पहले तो मेरे पति को ये सब झूठ लगा, उन्होंने मुझ पर भरोसा न किया, लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर एक उपाय बनाया और उन्हें भी इस रात कमरे में लेकर छुप गई। वहाँ की सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली। मेरा पति तो इसी वक्त उनके सामने जाने वाला था, लेकिन मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं करने दिया। कमरे से बाहर आते ही मेरे पति ने अपने भाई बहन की मदद करने की बजाय इंसानियत से फैसला किया और उन दोनों के कारनामों को पुलिस से बता दी। इन दोनों को अरेस्ट करके सारे बच्चों को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया गया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया, जिसके वजह से मेरे देवर और ननद दोनों अपने किए की सज़ा जेल में भुगत रहे हैं। इंसान कितनी ही होशियारी से गलत काम क्यों न कर ले, वो एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों ने ना जाने कितने माँ बाप की बद्दुआ ली थी जो आज इस हालात में थे। धन्यवाद। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।